हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम और अहमद दानियाल की टीम में जगह नहीं बन पाती, जबकि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और ख्वाजा नाफे टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। और पाकिस्तान जब अपना टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड 2026 के लिए अनाउंस करता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद आते हैं, कोच माइक हेसन आते हैं, कप्तान सलमान अली आगा साहब आते हैं। बड़ी दिलचस्प बातें होती हैं, स्क्वाड को डीपली एनालाइज करेंगे। और शुरू पर जो मैंने बात की वो इसलिए की कि बिग बैश लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हारिस रऊफ टीम में नहीं है, जबकि बिग बैश लीग में सबसे ज्यादा फ्लॉप होने वाले बाबर आजम टीम में मौजूद हैं। लेकिन इस स्टेज पर जब टीम सिलेक्ट हो जाती है तो मैं, क्योंकि एक जर्नलिज्म की डिग्री कर इस फील्ड में आया हूं, यूं कैमरा सामने रखा और काम शुरू कर दिया, मेरा वो सीन नहीं है। तो मेरे एथिक्स के मुताबिक और मेरे उसूल के मुताबिक जब किसी इवेंट में टीम जा रही होती है तो आप उसकी ताकत की पहले बात करते हैं और आप उसको बैक करते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ताकत से आगाज करेंगे, फिर एंड तक जाएंगे कि भाई ख्वाजा नाफे क्या करके टीम में आए, उस्मान खान क्यों टीम में है, रिजवान की क्यों जगह नहीं बन पाई, बाबर आजम इतने बुरे स्टैट्स के साथ क्या एक और मौका देना बनता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें की आकिब जावेद ने, और हम थोड़ी सी बात करेंगे हारिस रऊफ की भी। लेकिन सबसे पहले ताकत की बात करते हैं, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड की ताकत की। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्वॉट एनालिसिस में सिर्फ सीधी और सिंपल बात कहूंगा कि आप श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो आपको मजबूत स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था और वही आपने किया। उस्मान तारिक को आपने रखा, शादाब खान को आपने रखा, इब्रार को आपने रखा, मोहम्मद नवाज को रखा। चार चार स्पिन के ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। सलमान अली आगा जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में रेगुलर गेंदबाजी किया करते थे तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास मौजूद हो सकते हैं, और साइम अयूब को भी आप नए गेंद के साथ कैरम बॉल की उस वैरायटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो 6 स्पिनिंग ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, और स्पेशली आप वहां पर मैचेस खेल रहे हैं जहां पर टी20 से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट होती है। मतलब कोलंबो के उन मैदानों पर आप प्रेमदास्ता में तो खेल नहीं रहे, तो फिर जब आप टेस्ट वेन्यूज पर खेलने आते हैं तो वहां की जो पिच होती है वो थोड़ी सी गीली होती है, थोड़ी सी वेटी कंडीशंस होती हैं, और फिर उसके बाद जो है तो होता है वो गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती है। तो वहां पर उस्मान तारिक तुर्प का पत्ता आपके लिए साबित होगा, क्योंकि एक खिलाड़ी अलग दर्जे का खिलाड़ी है और गेंद वो डालने के लिए 1 सेकंड एक्स्ट्रा लेते हैं, और फिर गेंद पड़ने के बाद अचानक ऊपर आ जाता है, अचानक नीचे रह जाता है, और एक ही एंगल से गेंद को ड्रिफ्ट भी करते हैं, अंदर भी लेकर जाते हैं और समटाइम्स बाहर की तरफ भी लेकर जाते हैं। तो मतलब इस तरह का एक एक्स फैक्टर जिसको पढ़ना मुझे लगता है वहां पर बहुत मुश्किल होगा। फिर नवाज की पिछले साल बात करें तो बहुत विकेटें लेकर आए, 31 विकेटें उनके नाम के आगे थी, रन्स भी बनाए बल्ले के साथ, और बीच में इकोनॉमिकल गेंदबाजी भी की है जब से कमबैक किया। मतलब 3 प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड्स ले उड़े, 4 मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स ले उड़े। शादाब खान भी कमबैक के बाद बिग बैश लीग में ठीक ठाक गेंदबाजी की, फिर पाकिस्तान के लिए पहले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की, और शादाब खान जैसा आपको एक खिलाड़ी चाहिए जो बल्लेबाजी भी करे, गेंदबाजी भी करे, और फील्डिंग में भी पूरी जान लगा देता है बंदा। और उसके बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फ़हीम अशरफ और उस्मान तारिक या इब्रार में से एक गेंदबाज आपको खेलता हुआ दिखेगा, क्योंकि प्लेइंग 11 थोड़ी सी बनाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। फॉर एग्जांपल आप खिलाएंगे, आप ऑलराउंडर कल्चर इस कोच को पसंद है, इस मैनेजमेंट को पसंद है, तो आप शादाब और नवाज को नहीं बाहर बिठा सकते, तो फिर फ़हीम अशरफ को अगर आप खिलाते तो फिर जो 2 तेज़ गेंदबाज नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी खेलेंगे, उनके साथ आप फ़हीम अशरफ को कहाँ एडजस्ट करेंगे? या तो फिर आप सोचें कि नसीम को या शाहीन को किसी एक को ड्रॉप करके आप फ़हीम को दे, जो आप करेंगे नहीं, तो फिर आप ऐसा करेंगे कि जो 2 स्पिनर्स हैं उस्मान तारिक और इब्रार अहमद, उनमें से किसी एक को बाहर बिठाएंगे और आप फ़हीम अशरफ को खिलाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जिस दिन आप देखेंगे जो बड़ा मुकाबला हो भारत के खिलाफ में भी, जब अगले राउंड में आप जाएंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आप खेलें तो वहां पर आप उस्मान तारिक और इब्रार दोनों को साथ खिला दें, क्योंकि उन कंडीशंस में स्पिनर्स आपको जिताएंगे। तो ये आपकी ताकत है। बल्लेबाजी में ठीक ठाक काम चल रहा है। साइम अयूब 2-3 मुकाबलों बाद रन बना देते हैं, साहिबजादा फरहान सुस्त रन बनाते हैं पर बना देते हैं, और बाबर आजम भी उन कंडीशंस में आपको ठीक ठाक काम करके दे देंगे। अब थोड़ी सी अगर बाबर आजम की और हारिस रऊफ की बात की जाए तो बाबर आजम ने बिग बैश लीग में 11 मैचेस में 202 रन्स बनाए 196 गेंदों पर, जहां पर उनकी 22 की एवरेज है और 103 का स्ट्राइक रेट है। इन स्टैट्स के साथ जहां पर 196 गेंदों पर वो सिर्फ 19 चौके लगाते हैं और 3 छक्के लगाते हैं, वो टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बना लेते हैं। जबकि हारिस रऊफ की बात की जाए तो 11 मैचेस में 20 विकेटें लेने वाले, बिग बैश लीग में इस साल सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले हारिस रऊफ टीम में जगह नहीं बना पाते। वहां पर उनकी एवरेज भी सिर्फ 16 के आसपास है। तो फिर क्या वजह है? कई लोग बात करते हैं कि भाई बाबर और रिजवान जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ठीक है भाई, जब नहीं परफॉर्म कर पाए मतलब मुश्किल कंडीशंस थी, पर उन मुश्किल कंडीशंस में हारिस रऊफ ने परफॉर्म किया, बतौर गेंदबाज किया, पर रन्स भी तो बहुत पड़ रहे थे यार बिग बैश लीग में। इवन इनका इकॉनमी रेट भी 8 से ऊपर है। और एक मसला मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो पाकिस्तान के साथ होगा वो ये होगा कि पुराने गेंद के साथ गेंदबाजी कौन करेगा। आपके पास मौजूद हैं शाहीन शाह अफरीदी,
नए गेंद के स्पेशल गेंदबाज हैं, स्पेशलिस्ट हैं नई गेंद के साथ, अच्छी क्या कहते हैं वो आपको आगाज़ देते हैं, एक एब्सोल्यूट फन, एक एब्सोल्यूट सिनेमा होता है उनका वो पहला स्पेल। फिर उसके बाद नसीम शाह पुराने गेंद के साथ भी गेंदबाजी कर लेते हैं, पर उनकी जो काबिलियत है वो भी नए गेंद के साथ ज़्यादा है, बीच में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, एंड पर भी फिनिश करके दे देंगे। पर उनके साथ कौन, आप सोचेंगे ज़रूर, हारिस रऊफ आपके पास नहीं है, वसीम जूनियर को आपने नहीं रखा, अहमद दानियाल को आपने नहीं रखा, किसी ऐसे गेंदबाज को नहीं रखा जो पुराने गेंद के साथ डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करे, तो फिर थोड़ी सी समस्या स्क्वाड में ये है। और उसके अलावा अगर बात की जाए जो हमारा जो तीसरा मेन ऑप्शन था कि उस्मान खान और ख्वाजा नाफी, देखिए दोनों को सिलेक्ट किया जा रहा है। उस्मान खान का मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ठीक है आप 2 साल से उनको कैरी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस बहुत बुरी है। मुझे पर्सनली लगता था, अगर अपनी मैं बात करूं तो रिजवान को लेकर आना चाहिए था उस्मान खान की जगह, लेकिन क्योंकि वो एक बात मैं कहा करता हूं ना कि एक दिन रिजवान इतना बुरा खेलते हैं कि उस्मान खान उनसे बेहतर लगते हैं, अगले दिन उस्मान खान इतना बुरा खेलते हैं कि रिजवान उनसे बेहतर लगते हैं। तो दोनों इतने बुरे थे, तो उनमें से आप एक्सपीरियंस को शायद प्रेफर करते, क्योंकि जितना स्पिन को उस्मान खान खेलते हैं रिजवान भी शायद उतना खेल लेते। लेकिन अगर उस्मान खान को आपने सेलेक्ट भी कर लिया एट दिस स्टेज तो ठीक है, आप 2-3 साल से उनको कैरी कर रहे हैं, वो आपके प्लान में थे, आपने उनको रखा। ख्वाजा नाफी कैसे टीम में आगे, मेरे दिल के बहुत करीब है ये लड़का, अच्छा खेलते हैं, टैलेंट भी है, स्किल भी है, T10 लीग में परफॉर्म भी करके आए, बट वाई एट दिस स्टेज, क्योंकि जब वो आपके प्लान में थे, आपने पूरा होमवर्क करके उनको टीम में लाया, तो फिर वो 6 महीने पहले जब आप पाकिस्तान शाहीन्स की टीम बनाते हैं तो उसमें क्यों नहीं होते? वहां पर तो गाजी गोरी थे, वहां पर आप कभी रोहिल नज़ीर को खिलाते थे, कभी आप मोहम्मद हारिस को खिला रहे थे। तो फिर मास सदाकत जो अभी रिसेंटली सबसे ज़्यादा फॉर्म में है, डोमेस्टिक क्रिकेट में 370 रन बनाए, इमर्जिंग एशिया कप में 400 के ऊपर रन बनाए, 50 बनाया और सेंचुरी बनाई है T20 में, 50 ओवर मुकाबले में, टेस्ट क्रिकेट में, हर जगह बंदे ने परफॉर्म किया है। तो फिर थोड़ा सा वो फील आपको जरूर होता है कि आप टीम जो है वो मेरिट पर नहीं बना रहे, और ख्वाजा नाफी सिर्फ T10 लीग में परफॉर्म करके आए हैं और T10 की बेस पर आपने उनको वर्ल्ड कप में रख दिया। अगेन नथिंग अगेंस्ट हिम, ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, लेकिन अब दिस स्टेज आप सोचेंगे जरूर कि यार ख्वाजा नाफी को जो है आपने टीम में शामिल कर लिया, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो क्या उनके साथ भी वही होगा जो आपने अब्दुल समद के साथ किया, आपने उमर बिन यूसुफ के साथ किया, आपने काशिफ अली के साथ किया, आपने मोहम्मद हुरैरा के साथ किया कि एक सीरीज बुरी जाती है और आप उनको ड्रॉप कर देते। अगली जो बात करेंगे वो अब करेंगे अगली वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, स्क्वाड के एनालिसिस आपको कैसे लगे उस पर भी बताइएगा। और फ़ोन आ रहा है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा अटक रहा हूँ, तो इस वीडियो को करते हैं यही एंड।